आदमी इस उम्र में क्या लिखने बैठ गया। आखिर ऐसा क्या लिखने वाला है जिसे लिखने के लिए इसे यही समय मिला जब उसकी मौत उसके सामने आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहानी उस महान रक्षक के बारे में है जिसे आज के समय ने भुला दिया है। मैं उस महान रक्षक के बारे में लिख रहा हूँ जिसकी कहानी को मेरे पूर्वजों ने आज से 800 साल पहले अपने दिलों में दफना दिया था। मैं उस महान योद्धा के बारे में आज लिख रहा हूँ जिसके आने की खबर सुनकर रणभूमि पर खड़ी पूरी महासेना पीछे हो जाती थी। मैं उस महान रक्षक के बारे में लिख रहा हूँ जिसकी तलवार में लाखों दुश्मनों का खून अब भी लगा हुआ है। ये वो रक्षक था जिसके बारे में आज की पीढ़ी ने ना ही पढ़ा है ना ही इसके बारे में सुना है। वो ना कोई राजा का वंश का था ना एक योद्धा के वंश का था। वो था एक साधारण वंश का, पर उसके कारनामे साधारण नहीं थे। वो एक ऐसा रक्षक था जो अगर किसी की रक्षा करने की ठान ले तो वो चाहे कोई भी हो वो किसी के सामने नहीं झुकता था। ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दुनिया में बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा घटने वाला है जिसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उस महान योद्धा के बारे में जानना, क्योंकि इसी कहानी में ही इस दुनिया को बचाने का राज है। मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो है एक था रक्षक। साल 1224, चंद्रपुर साम्राज्य, एक सुंदर साम्राज्य जो कभी प्राचीन भारत की पश्चिमी भूमि में फला फूला। ये एक अविभाजित युग था जहाँ सीमाएं केवल विचार थीं, राजा और राज्य एक के रूप में एकजुट थे। चंद्रपुर कोई साधारण भूमि नहीं थी। 100 से ज्यादा राज्य इसकी शक्तिशाली शासन के अधीन थे और इसके लोग 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक शांतिपूर्वक रहते थे, समृद्धि और सद्भाव का आनंद लेते थे। फिर भी वे इस बात से अनजान थे कि उनके क्षितिज पर चुपचाप एक तूफान आ रहा है। महल का भव्य द्वार, जहां सभी मंत्री गहरी सोच में डूबे हुए बैठे हैं। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से भरे हुए हैं। हवा में सन्नाटा छा रहा था। मन भविष्य की अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। अचानक द्वारपाल की आवाज गूंजती है, स्थिर और श्रद्धापूर्ण। सम्मानित और शक्तिशाली यदेव वंश के 5वें राजा महाराज वीरेंद्र यदेव पधार रहे हैं। सुबह के सूरज ने महाराज वीरेंद्र यदेव के सिंहासन पर एक गरिमापूर्ण चमक बिखेरी। दरबार में मंत्री पंक्तिबद्ध थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे एक दूसरे को चिंतित दृष्टि से देख रहे थे। जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया, सभी ने सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। उनके नाम की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। पूरा दरबार श्रद्धा और निष्ठा के मंत्रों से भर गया। महाराज के बैठते ही रुक गए। उनकी आवाज शांत लेकिन आज्ञाकारी थी। जब महाराज वीरेंद्र ने अपना आसन ग्रहण किया तो उन्होंने हवा में बेचैनी महसूस की। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक परेशान दिखाई दे रहा था। महाराज वीरेंद्र स्थिर लेकिन चिंतित स्वर में, क्या हुआ दूत? मैं आज यहाँ हर चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ। मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? वफादार सलाहकार द्रुत गंभीर भाव से सिर झुकाकर खड़ा है। दूत गहरी चिंता के साथ, जय हो महाराज। 138 राज्यों में से जिन्होंने कभी हमारे साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, अब केवल 98 ही हमारे शासन के अधीन रह गए हैं। पिछले 3 वर्षों से बाहरी देशों के राजाओं ने हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, धीरे धीरे नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। यदि ये जारी रहा तो महाराज शायद 10-15 वर्षों में हमारा साम्राज्य गिर सकता है। दूत के शब्दों की गंभीरता दरबार पर छाया की तरह छा गई और महाराज के चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। दरबार में बड़बड़ाहट की लहरें उठती हैं जो दूत की चिंताओं को प्रतिध्वनि करती हैं। महाराज वीरेंद्र, एक पल की चुप्पी के बाद उनका स्वर दृढ़ लेकिन परेशानी के संकेत के साथ दृढ़ था। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है।
हमारे राज्यों के पतन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें एक रास्ता खोजना होगा, एक समाधान जो इस पतन को रोक सके। जब वो बोलते हैं तो दरबार में तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है। प्रत्येक मंत्री अपने सामने कार्य की विशालता को तौलता है। साम्राज्य का भाग अधर में लटका हुआ था, उसका भविष्य अनिश्चित था। उस एक पल में दरबार के भीतर हर आत्मा जानती थी, आगे एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें चंद्रपुर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए साहस, रणनीति और एकता की आवश्यकता होगी। शाम का समय, महाराज के बगीचों में शांत शाम छा गई, जहां महाराज वीरेंद्र एकांत में बैठे थे। उनका मन दिन भर के गंभीर विचारों में उलझा हुआ था। हरे भरे वातावरण में कोई आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि साम्राज्य के भविष्य का भार उन पर हावी था। तभी कोमल पदचाप पास आए। महारानी पद्मा अपनी कोमल मुस्कान के साथ उनके साथ शामिल हो गई। उनकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। महारानी पद्मा धीरे से हल्केपन के स्पर्श के साथ, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आज क्या हुआ? हम एक बुद्धिमान और तेजस्वी बाबा से मिले। अपने पति के चेहरे पर परेशान भाव देखकर, उनकी मुस्कान फीकी पड़ती हुई देखकर उनके शब्द बंद हो गए। महारानी पद्मा, महाराज, आपके दिल पर क्या बोझ है? आपके चांद जैसे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। मुझे बताइए, आपको क्या परेशान कर रहा है? महाराज वीरेंद्र ने उनकी ओर देखा। उनका भाव भारी था। जब वो बोले तो उनकी आवाज में दुख की परतें थी। महाराज वीरेंद्र धीरे धीरे गंभीरता से, पद्मा, मैं ऐसा क्या कह सकता हूं जो मैंने पहले न कहा हो? आज दरबार में हुई चर्चाओं ने मुझे विचलित कर दिया है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया राज्य हमारी पकड़ से फिसल रहा है। महारानी पद्मा के भाव गंभीर हो गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वो उनके शब्दों की गंभीरता को समझ रही थी। महारानी पद्मा आश्चर्यचकित धीरे से, आपका क्या मतलब है महाराज? हमारे राज्य को क्या हो रहा है? महाराज वीरेंद्र एक आह भरते हुए, हमारे जागीरदार राजा, वे हमारी भूमि की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। हमारे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन हम जमीन खो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बेटे रुद्र को राज्य के बजाय केवल बिखरे हुए गांव विरासत में मिलेंगे। उनकी आवाज में डर ने उन्हें गहराई से छुआ और उन्होंने अपने शब्दों में कंपन महसूस किया। महारानी पद्मा संकोच पूर्वक चिंता के साथ, ऐसे अशुभ शब्द ना बोले महाराज। महाराज वीरेंद्र दुखी होकर सोचते हुए, पद्मा, यह सच है। ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्य किसी अभिशाप के अधीन है। हमारे नियंत्रण से परे एक शक्ति है। मुझे अपने वंश, अपनी विरासत के लिए डर है। महारानी पद्मा ने सुना। उनका मन समाधान के लिए दौड़ रहा था। एक विचार उनके मन में आया जो गहरी आस्था और आशा में निहित था। महारानी पद्मा धीरे से दृढ़ विश्वास के साथ, अगर ऐसा है तो मेरी सलाह में आप विंध्य पर्वत की चोटी पर रहने वाले बाबा भैरव से मिलिए। वो आपको बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सुझाव पर महाराज का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने झुंझलाहट के साथ इस विचार को खारिज कर दिया। महाराज वीरेंद्र निराशा के साथ विचार को दूर करते हुए, आप पागल तो नहीं हो गई हैं पद्मा? मैं एक साम्राज्य का राजा होकर एक मामूली बाबा से सहायता मांगूंगा? यह मुझे मंजूर नहीं है। यह सुनकर महारानी पद्मा महाराज वीरेंद्र के दाएं हाथ को जोर से पकड़कर अनुरोध करते हुए कहती हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करिए आप। बस एक बार उनसे मिलिए, आपको मेरी कसम है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम जाएंगे। इसके बाद एक सैनिक दौड़ के सेनापति भानुराज से महाराज के आदेश के बारे में कहता है, जिससे वो उसी समय ही जाकर रथ का इंतजाम करते हैं। कुछ देर बाद रथ में बैठकर महाराज वीरेंद्र महल से निकलते हैं।